बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। हम क्रिमिनल सीरीज को पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेशन या हाई कोर्ट का ट्रायल। कि एक मुकदमा जब सेशन कोर्ट में आता है या हाई कोर्ट में आता है, उनका ट्रायल कैसे होता है, वो किन किन मराहिल से गुजरता है, वो मराहिल क्या हैं। देखें, वो सब के सब तरतीब से दिए गए हैं और उनकी एक किस्म की सेक्शन बंदी कर दी गई है। उसके अलावा वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हो सकते। तो 265A से 265N तक जो प्रोसीजर दिया गया है उस पर हाई कोर्ट भी और सेशन कोर्ट भी दोनों पाबंद हैं कि उस ट्रायल को लेकर चलेंगे। याद रखना, सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का ट्रायल बिल्कुल एक जैसा होता है। तो आज हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का ट्रायल पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 265A। उसमें यह कहा गया कि जो भी चालान केस होगा, जो भी पुलिस केस होगा, जब भी सेशन या हाई कोर्ट में आएगा, यानी सेशन, मैं बार बार सेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आप इनडायरेक्ट समझने के हाई कोर्ट में भी वही प्रोसीजर है। तो जब भी सेशन कोर्ट में वो आएगा तो उसको प्रोसिक्यूशन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब भी सेशन कोर्ट में कोई केस आएगा जो पुलिस केस होगा यानी चालान केस होगा, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कहां से की जाएगी? प्रोसिक्यूशन के जरिए से, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए से, सरकारी वकील के जरिए से। ये 265A ने पाबंदी लगा दी कि इसके अलावा आप इस रास्ते से डेविएट नहीं कर सकते। दूसरा है 265B। इसमें शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। याद रखना, जब भी कानून में शेल का लफ्ज आएगा तो वो मैंडेटरी प्रोविजन बन जाती है। उसका मतलब ये होता है कि वो जिस अथॉरिटी के मुतालिक ये बताई गई, जैसे यहां पर अदालत के मुतालिक बताई गई, तो अदालत पाबंद है उस चीज को अपनाने में, उस चीज को करने में। तो यहां पर पाबंद कर दिया गया हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। उन्होंने ये कहा कि 265B में कि शेल फॉलो द गिवन प्रोसेस बाय हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, के अब जो हम नीचे 265C से जो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं वो दोनों कोर्ट पाबंद होगी कि उसको मनो अन इसी तरीके से मान कर आगे चलें, इस प्रोसेस को आगे इस तरह ही लीड करें। अब हम शुरू करते हैं 265C से। जब भी कोई मुल्जिम होगा, याद रखें, अदालत का फर्ज है कि वो मुल्जिम को फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तो वो चालान केस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो कंप्लेंट केस है तो जो कंप्लेनेंट है उसके जरिए से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसका ताल्लुक उस शख्स पे जिस पे इल्जाम लगाया गया है, यानी मुल्जिम पे जो हमने इल्जाम लगाया, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिनका ताल्लुक उस इल्जाम से है वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट मुल्जिम तक पहुंचा दें। अब हम यहां पे पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पहुंचाने हैं मुल्जिम तक। ये याद रखना, अगर चालान केस है तो उस चालान केस में हमने क्या करना है कि FIR, उसके बाद जो इंस्पेक्शन नोट था, जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके को देखकर आया था, वहां पर उसने फाइंडिंग लिखी थी, 164 के बयान थे, 161 के बयान थे और दीगर वो तमाम कंटेंट जिनका ताल्लुक उस जुर्म से है, उस शख्स जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसके जुर्म से जो जो चीज ताल्लुक रखती है, जिसको केस में ऐड किया गया है, वो सब कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किस पे पहुंचाने? मुल्जिम पे। चालान केस है तो। अगर तो कंप्लेंट केस है, उसमें यह कहा गया कि कंप्लेंट केस के अंदर वो तमाम कंटेंट जो कंप्लेंट में लिखे हैं, जो इस्तगासे में लिखे हैं कि इस शख्स ने इतने बजे आकर कत्ल किया, ये वाले बंदे साथ थे, फलां के हाथ में कुल्हाड़ी थी, फलां के हाथ में पिस्टल था, फलां ने उसको पकड़ लिया, फिर उसकी मुआवनत से उसको जमीन पे लिटाया, फिर उसका गला काटा, एनी वन सो ऑन सो फोर्थ, जो भी कोई चीज होगी
जो कंटेंट है पूरा का पूरा वो तमाम चीज, और उसके साथ यानी कंप्लेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट रिलायबल हैं जिनके ऊपर उसने कंप्लेनेंट ने इन्हसार करना है, वो सब के सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट किस पे पहुंचाएंगे, यानी कंप्लेनेंट के खर्चे पे हम अक्यूज्ड को पहुंचाएंगे, मुलजिम को पहुंचाएंगे। तो 265C में हमने क्या देखा? 265C में हमने देखा कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होती है, कोर्ट पाबंद है कि वो मुलजिम तक मुफ्त वो तमाम डॉक्यूमेंट पहुंचाए जिसका ताल्लुक उसके जुर्म से बनता है। यहां पे एक चीज बड़ी कीमती है, वो ये कि जो चालान केस होता है उसमें 161 का बयान और 164 के जो बयान होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं मुलजिम को, मगर यहां पर एक रियायत ददे दी गई कोर्ट को कि अगर कोर्ट को ये लगे कि इनमें से 161 का ये वाला बयान का हिस्सा या ये 164 के ये बयान का हिस्सा ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब अदालत क्या करेगी कि वो वाला हिस्सा जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा उसको रोक लेगी। सेम यही प्रोसीजर मजिस्ट्रेट के जो है ट्रायल में भी है कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी जब सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट करते हैं, अगर वहां पर भी मजिस्ट्रेट साहब को ये लगे कि ये 164 और 161 के बयान का हिस्सा पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, तो वो वाला हिस्सा स्किप कर दिया जाएगा, वो मुलजिम तक नहीं भेजा जाएगा। तो 265C में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया। अब आ गया 265D। 265D में है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यहां पर शेल का लफ्ज आया कि दी कोर्ट शेल फ्रेम दी चार्ज। कोर्ट जो है वो शेल के साथ यानी पाबंद है कि वो चार्ज फ्रेम करेगी। देखें जो मैं लफ्ज यहां पर बोल रहा हूं सेम वही वाले मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी हैं, यानी फ्रेम चार्ज इसी तरह से होता है कि कोर्ट मुलजिम को अपने सामने बुलाएगी। याद रखना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मुलजिम की मौजूदगी में होता है, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होगा। मुलजिम अदालत में मौजूद हो, जज साहब उसको खड़ा करें, उससे पूछें कि तुम्हारे ऊपर फला जुर्म है, मसलन तुमने 1 दिसंबर 2001 को रात 12 बजे एक शख्स के घर में डकैती की और तुम्हारे साथ 4 बंदे और थे और 2 तुम्हारे मावनत वाले थे, तो तुमने उसके घर में डकैती डाली है और तुम पे ये वाला इल्जाम है, तुम पे ये वाली कानून की सेक्शन लगती है, इसको डकैती में लेकर आया जाता है। क्या तुम इस जुर्म को कबूल करते हो? और जो मैंने तुम्हें बताया क्या तुमने सुन लिया और तुम्हें समझ आ गया? जब वो शख्स कहेगा कि हाँ, मुलजिम कहेगा हाँ मुझे समझ आ गया कि आप मुझ पे डकैती का इल्जाम लगा रहे हैं और डकैती क्या होती है। अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो पूछेगा सर डकैती और रॉबरी में क्या फर्क है? तो अदालत पाबंद है उसको बताने की कि डकैती किसको कहते हैं, रॉबरी किसको कहते हैं, चोरी किसको कहते हैं। उसको यानी एक्सप्लेन कर देगी कि तुम्हारा जुर्म क्या है। अब उससे पूछेगी क्या तुम इसको कबूल करते हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं इसको कबूल करता हूं, यानी वो कहता है कि प्लीड गिल्टी। तो अब कोर्ट की सवाबदीद पर है कि उसको चाहे तो मौके पे सजा दे दे। यहां पर जो सजा के मुतालिक आप आएगा हम आगे देखेंगे वो मे के साथ लफ्ज है, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो सजा दे, चाहे तो कोर्ट इकबाल जुर्म के बाद भी ये देखे कि उसको लगता है कि नहीं यहां पर कोई ना कोई मसला जरूर है, हो सकता है कि जो ये शख्स कबूल कर रहा है इसके पीछे कोई और वजूहात हो, तो कोर्ट आगे ट्रायल कन्फेशन के बाद भी, इकबाल जुर्म के बाद भी कोर्ट आगे ट्रायल चला सकती है। तो यानी 265D में चार्ज को फ्रेम करना है सिंपल जुबान में कि तुम्हारे ऊपर फला फला जुर्म आयद होता है। इसके अंदर उन तमाम लोगों का भी नाम बताया जाएगा कि फला बंदे के घर में तुमने चोरी की, फला तुम्हारा मुस्तगीस है, यानी तुम्हारा कंप्लेनेंट जो है, तुम्हारा मुद्दई जो है वो फला बंदा है और तुमने फला के खिलाफ ये किया। वो सारा का सारा लवाजमात उसको उसी की जुबान में जो उसको समझ आती है बताएगी। अगर वो ऐसी जुबान से ताल्लुक रखता है कि जो वो कोर्ट की जुबान नहीं समझता या उस कौमी जुबान भी नहीं समझता, तो जिस जुबान को वो समझता है उसका ट्रांसलेटर बुलवाया जाएगा। और अगर कोई शख्स माजूर है, जैसे गूंगा बहरा है, तो उसके लिए फिर उन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो लोग बुलाए जाते हैं जो साइन लैंग्वेज अलामतों की जुबान से उसको
समझाएंगे। फिर उनका बयान अलग रिकॉर्ड होगा कि तुम बतौर गवाही तुम ये दो कि तुमने इसका ये बयान रिकॉर्ड किया है, हमें तो समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है, मगर तुमने जो कहा है, तुमने हल्फन ये तुम भी अपना बयान दो कि इसने जो कहा वो सच कहा। तो 265D में क्या हुआ कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ। 265E में क्या होगा, इसमें कोर्ट पूछेगी कि क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं। देखो 265D में उसमें चार्ज फ्रेम किया, तुम पे ये इल्जाम है। 265E में इल्जाम लगाने के बाद ये पूछा क्या तुम प्लीड गिल्टी हो, क्या तुमने जुर्म किया है या नहीं। तो अगर 265E इसकी सब सेक्शन 2 में अगर वो कहता है कि प्लीड गिल्टी, हां मैंने जुर्म किया है, तो अब उसका बयान सारा का सारा जज साहब तसल्ली करने के बाद लिखेंगे और मे का लफ्ज, मैंने पीछे कहा था मे के लफ्ज के साथ कन्विक्ट कर सकते हैं, उसको सजा सुना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो कहता कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं हूं, अब जज साहब ट्रांसफर हो जाएंगे 265F पे। अब जज साहब कहेंगे कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, कि मैंने बंदे पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की मगर वो नहीं मानता, वो कहता मैंने जुर्म किया ही नहीं है, मुझ पे झूठा लगाया गया, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं और मैं अपना आगे डिफेंड करूंगा। तो अब कोर्ट किसको करेगी, प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि अपने एविडेंस लाओ, अपने सबूत पेश करना शुरू कर दो। अब हम 265F को पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे F वाले पोर्शन को, ये डिटेल में है। 265F इसकी सबसेक्शन 1 को हम पढ़ते हैं, कोर्ट थिंक आफ्टर कन्फेशन। इसमें यह कहा गया जुर्म, इकबाल जुर्म कर भी लिया बंदे ने, उसने कहा कि हां मैंने जुर्म किया है, मगर कोर्ट को यह लगता है कि यह शख्स जुर्म इसने नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगी, कॉल ऑल एविडेंसेस, उससे कहेगी भाई तुमने अगर जुर्म किया भी है ना, मैं मुतमिन नहीं हूं, मैं आगे केस को चलाना चाहती हूं, तो तुम आगे जो है एविडेंस लेकर आओ कि तुमने जुर्म किया है या नहीं किया, तो उसको एविडेंस को कॉल करेगी। इसमें प्रोविजन है, प्रोविजो है कि इफ कंप्लेंट बाय कोर्ट नॉट बाउंड टू हेयर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट, अगर केस कोर्ट के जरिए से कोर्ट में आया है, यानी उसकी कंप्लेनेंट कोर्ट है, तब अदालत पाबंद नहीं है कि कंप्लेनेंट को बुलवाए, उससे जो है उसका बयान ले उसको। 265F2 कॉल अ पर्सन बाय सम्मन। अब यहां पर प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहां पर सम्मन भेजना शुरू करती है। देखें अभी तक क्या हुआ, अभी तक शख्स सेशन कोर्ट में आया, वो कहां से आता याद रखना, डायरेक्ट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी कॉग्निजेंस नहीं रखती। हाई कोर्ट के साथ मे का लफ्ज है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस कर सकता है। सेशन में नॉर्मल हालात में सेशन में डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं है। मजिस्ट्रेट उसके पास केस भेजता है, केस मजिस्ट्रेट के जरिए उसके पास आया, सेशन जज साहब ने उस शख्स को बुलाया, बुलाने के बाद उनको किस तरह बुलाया, पहले उनके पास डॉक्यूमेंट भेजे, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद वो शख्स आया, उस पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, उसने कहा मैं प्लीड गिल्टी हूं तो उसको कन्विक्ट कर सकती है। अगर उसने कहा मैं प्लीड गिल्टी नहीं हूं तब केस को आगे लेके कोर्ट चली, और अगर उसने कन्फेशन कर भी लिया, इकबाल जुर्म कर भी लिया, मगर कोर्ट को लगता है कि नहीं मुझे केस आगे लेके चलना चाहिए, कोर्ट केस को आगे लेके चल सकती है। तो अब यहां पर कहा जब वो आगे लेके चल रही तो 265F उसकी सब सेक्शन 2 में कहा गया कि सम्मन जो है वो जारी कोर्ट करेगी। अब है 265F इसकी सब सेक्शन 3, इसमें कहा कि नो कॉल विटनेस इफ कोर्ट थिंक फॉर वेक्सेशन डिले या डिफेक्टिंग द एंड ऑफ द जस्टिस। 265F इसकी सब सेक्शन 3 में कहा कि अगर कोर्ट पाबंद नहीं है कि हर बंदे को जो कहे कि ये फलां को बुला के दो, उसको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, अगर कोर्ट को ये लगे कि मैं फलां शख्स के पास जो ये सम्मन जारी करवा रहे हैं या उसको एज ए विटनेस कॉल किया जा रहा है, तो ये केस को उलझाने की गर्ज से किया जा रहा है, केस को लंबा खींचने की गर्ज से किया जा रहा है, ये दुश्मनी की बुनियाद पे किया जा रहा है, इसमें कोई ऐसा अंसर शामिल होने वाला है
जो इंसाफ के तकाजों को बिल्कुल तबाह कर देगा, तो कोर्ट उससे उस शख्स को बुलाने के लिए जो इनकार कर सकती है। मगर जब कोर्ट इनकार करेगी तो वो रिकॉर्ड करेगी अपनी रीजन को राइटिंग में कि मुझे जब सम्मन के जरिए उस शख्स को बुलाने को कहा गया तो मैंने क्यों इनकार किया कि मैं उसको नहीं बुलाऊंगी और मुझे क्यों ऐसा लगा, तो वो रिकॉर्डिंग रीजन करके देगी। अब है 265F, इसकी सब सेक्शन 4, एग्जामिन प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब वो क्या करेगी, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, उनके चीफ होंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, वो हम जाके बाद में लेक्चरों में देखेंगे कि जरा कैसे होती है। पहले चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर अगर होस्टाइल विटनेस हो जाए तो री एग्जामिनेशन होता है, वो बाद के प्रोसेस है। यहां पे सिर्फ इतना समझें कि पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, उन पे फिर जरा होगी। जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अक्यूज साइड के विटनेस आएंगे, यानी डिफेंस साइड के विटनेस आएंगे, उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, उन पे जरा की जाएगी। अब है, और यहां पर एक और चीज है, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस कंप्लीट हो जाएंगे तो डिफेंस से पूछा जाएगा कि देन आस्क्ड अक्यूज्ड वेदर ही मीन्स टू एड्यूस एविडेंस, यानी 265F4 में किसके विटनेसों का बयान होगा, प्रोसिक्यूशन का। और यहां पर पूछा किससे जाएगा, अक्यूज साइड से, कि तुम्हारे पास कोई ऐसा विटनेस है जो तुम बुलाना चाहते हो। ठीक। अब 265F उसकी सब सेक्शन 5 में, 4 में पूछा था कि क्या तुम बुलाना चाहते हो, 5 में उस शख्स ने, मुल्जिम पार्टी ने कोई रिटर्न स्टेटमेंट में अपना बयान दे दिया कि हां ये वाली चीज मेरे पास है, तो वो जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी उसको उसकी जुडिशियल फाइल का हिस्सा बना दिया जाएगा, उस फाइल में उसको अटैच कर दिया जाएगा। 265F6, इसमें यह कहा गया कि इफ ऑल आर एनी अक्यूज अड्यूस्ड एविडेंस कॉल ऑफ एविडेंस, कि अगर कोई एक मुल्जिम, अगर एक मुल्जिम है तो एक ही है, अगर एक से ज्यादा किसी केस में मुल्जिम है तो उनमें से कोई एक या चंद एक अगर अपना कोई एविडेंस जो है वो कॉल अप करना चाहें तो 265F उसकी सब सेक्शन 6 में ये कहा गया, 6 में कहा गया कि कोर्ट उनको अगर वो कहना चाहें कि मैंने अपने कोई ना कोई एविडेंस देना है तो कोर्ट उनको परमिट कर देगी कि आपको मैं इजाजत देती हूं, आप ये कर सकते हैं। अब है 265F7। अब यहां पर इशू प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से, इफ अक्यूज्ड अप्लाई, अगर अक्यूज्ड एप्लीकेशन देता है, अप्लाई करता है कोर्ट से कि जज साहब फलां बंदा है वो मेरे हक में गवाही दे सकता है मेरी बेगुनाही के लिए, या फलां एविडेंस मेरे पास फलां बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट के तौर पर है, तो मेहरबानी होगी कि आप उनको बुलवा दें। तो अब अदालत उन शख्स को जिस या तो बतौर विटनेस या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो, एनीवन, कोई भी चीज हो जो शख्स को बेगुनाह साबित कर सकती हो, उसके लिए इशू प्रोसेस करेगी कि यानी कोर्ट क्या करेगी, उसके पास इतला पहुंचाएगी, सम्मन भेजेगी, अगर नहीं आएगा फिर वारंट होगा तो उनको बुलाएगी कि आप आओ और इस शख्स के हक में गवाही दो। और अगर कोर्ट उस मुल्जिम के बुलवाने के बावजूद कहती है कि मैं तो नहीं बुलाती, तुम जिस शख्स को बुलवा रहे हो या जिसका तुम डॉक्यूमेंट का कह रहे हो या जिस चीज का कहते हो कि ये मेरी बेगुनाही साबित कर देगी, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर केस को उलझा रहे हो या केस को कोई और रंग देना चाहते हो या डिले करना चाहते हो, तो कोर्ट इनकार कर सकती है। मगर जब भी कोर्ट इनकार करेगी, याद रखना हमेशा के लिए, जब भी कोर्ट से कुछ कहा जाए जिसको वो करने की पाबंद हो, ये मैं आपको बड़ा कीमती नुक्ता बता रहा हूं, जब भी कोर्ट को कानून ने ये कहा कि तुम ये वाला काम करो, या किसी भी लीगल अथॉरिटी को कहे कि तुम ये वाला काम करो, कानून उसको इजाजत दे, हुक्म दे करने का, और वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, उस तमाम प्रोसेस में जब भी वो इनकार करेगा वो रिटर्न स्टेट में अपनी वजह लिखने का पाबंद होगा कि कानून जो मुझे कहता है, मुझे हुक्म देता है, मैं उसका हुक्म क्यों नहीं मान रहा, वजूहात क्या, वो लिखने का पाबंद जरूर होता है। तो अब कोर्ट उसको इनकार कर सकती है 265F7 में। अगर
कोर्ट को लगता है कि नहीं मैं बुलवा लूं उनको, तो कोर्ट इशू प्रोसेस कर देगी, उनको बुलवा लेगी। 200 अब हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास एफ खत्म हो गई, अब आ गया 265 जी। इसमें यह कहा गया कि अगर 265 जी इसकी सब सेक्शन 1 में यह कहा गया कि अगर मुल्जिम कोई सबूत पेश ना करे तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोसिक्यूशन को बुलाएगी और उसको कहेगी समिंग अप करो, केस को समेटो, इसको फाइनल शक्ल दो, अपनी हतमी बात कर दो, अपनी हतमी बहस कर दो। आप जब वो अपनी बात कर देगा, अपना केस को समिंग अप, सम्मन नहीं समिंग, ठीक है, समिंग उसको सुकेड़ना, सम अप कर देना, उसको सुकेड़ के बयान कर देना, यानी उसका लुब्बे लबाब जो है, उसका सम एंड सब्सटेंस जो है, उसका खुलासा जो है, वो बता देगा कि मेरे केस में क्या क्या किया, मेरा केस क्यों बनता है, क्या वजूहात हैं, उसको समिंग अप कर देगा। जैसे वो कर देगा, अब अक्यूज्ड साइड को किसमें 265 जी सब सेक्शन 1 में किसको समिंग अप के लिए कहा गया, ये फर्क है 265 जी 1 में और 265 जी 2 में, दोनों में फर्क है। 265 जी 1 में यह कहा गया कि अगर तो मुल्जिम ने कोई चीज जमा नहीं करवाई, कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया, तो अब प्रोसिक्यूशन से कहा जाएगा कि तुम केस को समिंग अप करो। जब प्रोसिक्यूशन केस को समिंग अप करेगा, अब हक बनता है मुल्जिम साइड का कि कोर्ट उसको कहेगी कि आप जो हैं अब रिप्लाई दें, जवाब दें, कोई जवाब देना चाहते हो, प्रोसिक्यूशन ने तुम पे ये वाले इल्जाम लगाए हैं, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, अपॉर्चुनिटी देती हूं, क्या तुम इसके कोई तोड़, इसका कोई हल, इसका कोई जवाब देना चाहते हो रिप्लाई में, तो कोर्ट उसको मौका देती है। 265 जी 1 में समिंग अप कौन करता है, प्रोसिक्यूशन। 265 जी 2 में इसका उल्ट है, यहां पर अगर तो मुल्जिम पार्टी ने कोई ना कोई एविडेंस जमा करा दिया, तो अब जमा कराने के बाद अब समिंग अप केस को कौन करेगा, यानी बहस पहले कौन करेगा, समिंग अप का मतलब पहले बहस कौन करेगा, अपनी बात कौन बताएगा, वो बहस करेगा, वो समिंग अप करेगा मुल्जिम पार्टी, मुल्जिम का वकील करेगा, क्योंकि उसने एविडेंस दिया है। अब वो दे रहा है तो बता रहा है कि मैंने ये क्यों दिया, ये क्या चीज है, ये मेरे मुल्जिम को किस तरीके से बेगुनाह साबित करती है, जिस डेट को, जिस तारीख को आप इल्जाम लगा रहे हो, इस डेट, इस तारीख को इन इन बंदों के साथ मेरा क्लाइंट था, इस शहर में मौजूद नहीं था, इसके फलां वीडियो रिकॉर्ड है, ये तो वहां पे पार्टी मना रहा था, फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है कि ये वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ओरिजिनल है, इन बंदों के बयानात हैं। तो जब उसने ये कहा, यानी मुल्जिम पार्टी ने अपना कोई ना कोई एविडेंस जमा कराया, तो अब रिप्लाई कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन साइड को हुक्म दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इजाजत दी जाएगी कि आप कोई अपना एविडेंस जो इन्होंने दिया है उसके जवाब में कुछ कहना चाहते हो, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो 265 जी 1 में केस समिंग अप कौन करता है, प्रोसिक्यूशन, और जवाब कौन देता है, अक्यूज्ड। 265 जी 2 में केस समिंग अप कौन करता है, मुल्जिम पार्टी, और जवाब कौन देता है, प्रोसिक्यूशन। अब है 265 H1, इसमें है कि आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज फाइंड्स नो गिल्टी शेल रिकॉर्ड ऑर्डर फॉर एक्विटल। बड़ा कीमती है ये कि जज साहब को, सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर दे दी गई शेल के साथ, यानी मैंडेटरी प्रोविजन कर दी गई। ये कहा गया कि फ्रेमिंग चार्ज हो चुका, शर्त यह है कि चार्ज फ्रेम हुआ हो, पार्टियों को सुन लिया गया हो, ये नहीं कि सुना भी ना गया हो, चार्ज फ्रेम हुआ, उस पार्टियों को देख लिया गया और ये देखा गया कि इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता, यानी फ्रेमिंग चार्ज के बाद कोर्ट को ये लगे कि इनका जुर्म नहीं बनता, तो कोर्ट शेल रिकॉर्ड ऑर्डर फॉर एक्विटल, शेल के साथ कहा कि कोर्ट अब जरूर उनको एक्विटल कर दे, उनको बरी कर दे। यहां पर 265 H1 में ये कहा। 265 H2 में कहा अगर कोर्ट को ये लगे कि ये शख्स गिल्टी है, इसने वाकई जुर्म किया, अब कोर्ट क्या करेगी, 265 H2 के तहत जो है वो पास सेंटेंस करेगी, यानी उसको सजा सुना देगी। 265 H1 और 265 H2 में फर्क आपसे पेपर में पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, 265 H1 में ये है
कि कोर्ट को लगता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कि उस शख्स ने जुर्म नहीं किया, तो शेल के साथ उसको कहा जाएगा कि अब आप क्या करें, उसको बरी कर दें, उसका ऑर्डर एक्वेटल लिख दें। और 265H2 में यह कहा गया अगर कोर्ट को लगे कि उसने जुर्म किया है, 265H1 में लगे कि जुर्म नहीं किया, 265H2 में लगे कि जुर्म किया है, तो 265H2 में उसको सजा देगी। अब हम पढ़ रहे हैं 265I, इसकी सब सेक्शन 1, इफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल रिकॉर्ड द प्ली बाय अक्यूज्ड। कोर्ट को अगर ये लगे और कोर्ट को इतला पहुंचे कि जिस जुर्म में या कोई किसी भी जुर्म के अंदर जो आप उसको सजा दे रहे हैं इसकी प्रीवियस कन्विक्शन है, ये बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है, ये तो आदी मुजरिम है, इसका तो काम ही ये वाले जुर्म करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस शख्स से कहेगी भाई तुम्हारे खिलाफ तो ये वाले सबूत हैं कि तुम तो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हो। और अगर तो कोई कोर्ट की जजमेंट सामने उसके आ गई, फैसला सामने आ गया और प्रूफ हो गया कि वाकई इसको पहले भी सजा दी जा चुकी है, अब कोर्ट क्या करेगी, उसकी सजा देते वक्त उसकी सजा को बढ़ा सकती है कि ये वाकई आदी मुजरिम है, इसको तो कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इससे रियायत नहीं होनी चाहिए, कानून ने इस जुर्म में जो सबसे बड़ी सजा इसको देनी है मैं उसको वो देकर रहूंगी। तो यहां पे इनहेंस कर सकती है अगर वो आदी मुजरिम हुआ तो। अगर वो आदी मुजरिम नहीं है तो उससे क्या कहा जाएगा, आप अपने सबूत में पेश करें कि आपके खिलाफ जो इल्जाम है कि आप तो आदी मुजरिम है, प्रीवियस कन्विक्शन आपकी है। और अगर उस शख्स ने अपने कोई भी ऐसा सबूत पेश कर दिया कि जिससे साबित होता है कि वो आदी मुजरिम नहीं है, तब कोर्ट क्या करेगी, आदी मुजरिम है तब भी, आदी मुजरिम नहीं है तब भी रीजन रिकॉर्ड लाजमी करेगी, अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड लाजमी करेगी कि मैंने इसका रिकॉर्ड तलब करवाया तो क्या हुआ और मैं अब सजा क्यों सुना रही हूं और किस वजह से सुना रही हूं। अब है 265I2, इसमें यह कहा गया कि इकबाल जुर्म कबूल करे या ना करे, यानी कन्फेशन करना चाहे मुल्जिम तो भी ठीक, ना करना चाहे तो भी ठीक। कोर्ट क्या कर सकती है कि कॉल अप एविडेंस, रिकॉर्ड फाइंडिंग एंड पास सेंटेंस। इसमें कोर्ट उसको ये कहती है कि क्या तुम कन्फेशन करते हो, तुमने जुर्म किया और पीछे के जुराइम के अंदर भी मुब्तला हो, तो ये तमाम चीजें कोर्ट उससे पूछेगी। अगर वो कन्फेशन कर लेता है तो ठीक, नहीं करता तो भी ठीक, कोर्ट उसके रिकॉर्ड को पीछे से एविडेंस को बुलवाएगी और फिर अपनी फाइंडिंग लिख देगी। अब है 265J, इसमें है कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC एडमिसिबल। यही बात आप मजिस्ट्रेट का जो हमने ट्रायल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि यही वाली बात 244A में कही गई थी और यहां पर 265J में कही गई। 244A मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, 265J की सेशन और हाई कोर्ट के पास पावर है। इसमें यह कहा गया, बड़ी कीमती बात की गई कि क्या 164 का बयान जो मुल्जिम के बारे में दिया गया वो बतौर सबूत के आने वाले तमाम मराहिल में पेश किया जा सकता है, उसको एक सबूत माना जा सकता है, ये इसके मुतालिक बात करता है। मगर इसमें थोड़ी सी अब आप थोड़ी सी तफसील समझ लें। इसमें कुछ शराइत हैं कि अगर ये शराइत पूरी होती हैं तो 164 के बयान को बतौर सबूत माना जाएगा। इसमें यह कहा गया कि किसी एक शख्स को 164 का बयान लिया गया हो, मुल्जिम की मौजूदगी में लिया गया हो, अक्यूज्ड पार्टी को उसके ऊपर जरा करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसको मौका दिया गया हो, उसने उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया या ना किया, कोर्ट ने तो मौका दिया था, तो यानी इसको मौका दिया हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ हो, उसी शख्स को दोबारा बुलवा सकती है कोर्ट एज एन एविडेंस 164 को कि उसको दोबारा एग्जामिन करे कि नहीं ये वाला जो बंदा है ना 164 का, इसका जो बयान है, इस 164 के बयान को अब मैं अच्छे तरीके से एक मर्तबा और परख लूं, एक मर्तबा और इसको जांच लूं, ताकि इसको अब मैं आने वाले तमाम मराहिल में इसको बतौर सबूत लेके चलूंगी। तो 265J में कोर्ट यही करती है कि किसी के 164 के बयान को, जिसको पहले उसका बयान हुआ हो,
शर्त यह है मुल्जिम की मौजूदगी में हुआ हो, उसके जो अक्यूज पार्टी है उसके वकील ने उस पर क्रॉस किया हो, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई हो, तो ये उसके और यानी उसको नोटिस हो इस चीज का कि ये बयान हुआ था, अब उसको बतौर एविडेंस आगे जांचने के बाद उसको तमाम मराहिल में एविडेंस मान सकती है। मगर ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, बस इतना याद रखना, ये शेल नहीं है, यहां पर सवाबदीद है, कोर्ट चाहे तो करे ना चाहे तो ना करे। याद रखना आपकी सीआरपीसी के अंदर ये लफ्ज साथ लिखा हुआ है कि उसको एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो है उसको एविडेंस लेगी, मगर हमारे मुल्क में अब कानून शहादत ऑर्डिनेंस चलता है 1984, तो अब क्यूएसओ के तहत इसको बतौर एविडेंस लेगी। अब है 265 के पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट एट एनी स्टेज बट आफ्टर हियरिंग बोथ एंड रिकॉर्ड रीजन। यहां पे ये कहा गया 265 के में जज साहब को अथॉरिटी दे दी गई कि किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, इसमें स्टेज की कोई कैद नहीं है, कि किसी भी स्टेज को पे जज साहब को लगे कि नहीं ये बंदा जो है जिस पे मैं ये केस लेके चल रही हूं ये तो बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, तो कोर्ट उसको अपनी रीजन रिकॉर्ड कर कर किसी भी स्टेज पे बाइज्जत बरी कर सकती है, एक्विटल उसको कर सकती है, उसको बरी कर सकती है। तो 265 के बड़ी हाई पावर कोर्ट को दे दी गई कि अगर उसको किसी भी स्टेज पे लगे, मगर इसमें शर्त है वो स्टेज किन मराहिल से जरूर गुजरी हो, वो मैं बताता हूं। तो 265 के में क्या कहा गया, कोर्ट को किसी भी स्टेज पे ये लगे कि नहीं ये बंदा मुल्जिम नहीं है, तो उसको किसी भी स्टेज पर एक्विटल कर सकती है, उसको बरी कर सकती है, मगर दोनों पार्टियों को सुना गया हो। ये नहीं कि किसी एक पार्टी को सुना गया हो, ये सुना ही ना गया हो, ऐसे नहीं, दोनों पार्टियों को सुना गया हो, उनको जांचा गया हो, उसके बाद कोर्ट को लगे कि नहीं ये वाला मामला नहीं है, तब कोर्ट यहां पर 265 के में उसको बरी कर सकती है। मगर क्या करेगी, रीजन रिकॉर्ड करेगी, मैं क्यों उसको बरी कर रही हूं, इस स्टेज पे मुझे क्यों ऐसा लगा। अब है 265L, यह है एडवोकेट जनरल की पावर। इसमें यह कहा, यह बड़ा कीमती और यह हमारा आखिरी है। 265M और N वो इसका सेशन और हाई कोर्ट ट्रायल का हिस्सा, मगर उसका ताल्लुक यह है 265M का यह है कि टाइम ऑफ होल्डिंग सीटिंग, कितने बजे जो है, कौन से टाइम के ऊपर जो कोर्ट है वो अपनी प्रिंसिपल सीट लगाएगी, यानी कितने बजे कोर्ट अपनी टाइमिंग शुरू करेगी। और 265N में जगह बताई कि कोर्ट कहां कहां लगेगी, अदालत कौन सी जगह पे होगी। वो सिंपल इन दोनों का जवाब यह है कि जो भी गवर्नमेंट ने उनको टाइम दे दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका टाइम है, और जो जगह बता दी कि इस वाली जगह को हम हाई कोर्ट कहते हैं, इसके अंदर आपने मुकदमा सुनना है, तो वो पाबंद है कि वो उसी जगह के ऊपर और उसी वक्त में अपना मुकदमा सुनेगी। 265M में टाइम बताया गया, 265N में उसको जगह बताई गई। हम पढ़ रहे हैं आखिरी इसका 265L। एडवोकेट जनरल को यह पावर दी गई, ये हाई कोर्ट में है, ये हाई कोर्ट की पावर है कि उसको किसी भी स्टेज पर गवर्नमेंट उसको ये कह दे कि जिस बंदे के खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है, तुम जज साहब को कह दो कि हम इस मुकदमे को रोक रहे हैं और आप इस शख्स को डिस्चार्ज कर दें, छोड़ दें, बरी नहीं, एक्विटल नहीं, डिस्चार्ज और चीज है और एक्विटल और चीज है, इसको सिर्फ आप डिस्चार्ज कर दें, छोड़ दें। अभी ऐसे हालात हैं कि अब इस मुकदमे को आगे नहीं लिया जा सकता, कोई भी रीजन बन सकती है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर एडवोकेट जनरल रिटन स्टेट के अंदर उनको बताए कि गवर्नमेंट इस केस को अभी नहीं चलाना चाहती, तो आप उस रिकॉर्ड करें उस रीजन को और ये लिख दें कि ये हम आपको रिटर्न दे रहे हैं, कि आपने ये रिटर्न होनी जरूरी है कि आपको रिटर्न दे रहे हैं कि आप इसको रोक दें। तो इस स्टेज पर कोर्ट क्या करती है कि उस शख्स की प्रोसीडिंग को रोक देगी और उसको डिस्चार्ज कर देगी। मगर यहां पे बड़ा कीमती लफ्ज आपसे पेपर में पूछ सकता है, 265L को जब उसमें जज साहब एडवोकेट जनरल के कहने पर किसी भी शख्स को डिस्चार्ज करते हैं, तो क्या वो
इक्विवेलेंट है, क्या वो बराबर है एक्विटल के, क्या उसको बाइज्जत बरी समझा जाएगा? आप कहेंगे नहीं, वो डिस्चार्ज है। वो अभी आर्जी उसको छुट्टी दे दी गई, समझे किस्म की जमानत दे दी गई कि यार तुम जाओ, अभी हमें ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए, जब भी हमें हुक्म होगा तुम्हें दोबारा खिंचवा लेंगे, दोबारा बुलवा लेंगे, ये वाली बात है। तो हां, अगर उसको कोर्ट प्रूफ कर दे कि नहीं इसको एक्विटल करना है, तो एक्विटल कब होगा? जब कोर्ट उसको एक्विटल करेगी। गवर्नमेंट के कहने पे डिस्चार्ज हो सकता है, एक्विटल नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जैसा ट्रायल है, 265A से 265N तक। मजिस्ट्रेट केस भेजता है सेशन को, सेशन उस केस को लेता है, मुल्जिम के पास फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं जो उसको मुजरिम बनाते हैं। मुल्जिम आता है, उसकी दोनों प्रोसिक्यूशन को एविडेंस के लिए कॉल की जाती है, अब अपने एविडेंस बुलवाएं, अपने विटनेस बुलवाएं। जब उसके विटनेस हो जाते हैं तो अक्यूज को कहते हैं आप अपने विटनेस बुलाएं। उन दोनों के अंदर क्या किया जाता है? उन दोनों को आपस में क्रॉस का मौका दिया जाता है, जरा का मौका दिया जाता है, सबूत दिए जाते हैं। उनके बाद कोर्ट फैसला करती है कि ये शख्स बाइज्जत बरी है, उसको सजा देनी है या उसको बरी करना है। मगर कोर्ट को दो ऐसी पावर दे दी गई कि जहां पर कोर्ट को ये लगे कि ये शख्स मुल्जिम नहीं है, तो रीजन रिकॉर्ड करके उसको एक्विटल कर देगी, उसको बरी कर देगी। मगर जहां पे गवर्नमेंट कोर्ट को कह देगी कि आप इसको अभी छोड़ दें, तो वो बरी नहीं होगा, एक्विटल नहीं होगा, बल्कि डिस्चार्ज होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, भाई तुम चले जाओ। मगर वो एक्विटल के इक्विवेलेंट नहीं है। यहां तक का हमने देखा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि।